हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे द कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर 1946 आते-आते जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसने भारत को इतनी छूट क्यों दे दी अपनी नेताओं को? और ये क्यों माना जा रहा था कि ब्रिटिश अब ऐसा लगने लग गया था कि ब्रिटिश का अब यहाँ से प्रस्थान ही अंतिम चरण है। देखते हैं यानी कि ब्रिटिश क्यों मजबूर हो गए थे अब? तो पहला पॉइंट ये है कि 1945-46 में हमने ये देखा था, ये वाली ये वाले जो रिवोल्ट हुए थे, जिस तरीके से हमने आईएनए के रिलीज़ मूवमेंट के बारे में जो जन समर्थन देखा, दैट द सपोर्ट दैट दे गेट फ्रॉम द पब्लिक, इससे क्लियर ये हो चुका था कि जो नेशनलिज़्म की भावना है, अब ये उन क्षेत्रों तक भी पहुँच चुकी थी, जो जिनमें अब तक नहीं पहुँची थी। तो नेशनलिज़्म हैड पेनिट्रेटेड इंटू हिथरटू अनटच्ड सेक्शंस एंड एरियाज़। 1940 आते-आते तक ब्रिटिश के लिए जो सपोर्ट था इंडियंस में, अब वो भी नहीं रहता था, ठीक है? मेजॉरिटी वर कंसिस्ट ऑफ इंडियंस इन इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज में भी अब ज़्यादातर भारत के लोग थे और उसमें अब वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश को। जैसे कि 1942 में भी हमने क्या देखा था, जो लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने भी ब्रिटिश की मदद नहीं करी थी। तीसरी चीज़ है, जब प्रस्ताव प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसके बाद ब्रिटिश के पास कुछ और था नहीं, कुछ उनको प्रपोज़ करने के लिए। जो अंतिम प्रयास था उनका, वो क्रिप्स मिशन था, वो भी फेल होके वापस चला गया है, तो ब्रिटिश को अब यहाँ से जाना ही होगा और अब वो कुछ भी रियायत भारत को दे नहीं सकते थे। इसके अलावा जिस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट को वायलेंट तरीके से ब्रिटिश ने दबाने की कोशिश करी और इसी संबंध में गांधी ने उनको इसको क्या कहा था, इसको शेर जैसी हिंसा कहा था, शेर जैसी हिंसा। जैसे शेर हिंसक होता है उसी तरीके से इस आंदोलन को दबाया गया। इससे लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया था और ये सिद्ध कर दिया था कि ब्रिटिश रूल की कैसी अपैथी है। इसके अलावा वैगारीज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर लेड टू इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से भारत में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और अन्य प्रकार की जो आर्थिक समस्याएँ थी, वो भी भारतीय लोग उनसे जूझ रहे थे। इसके अलावा जो अपसर्जेस हुई हैं, जैसे आईएनए ट्रायल्स और आरआईएन रेटिंग्स हुई है फरवरी 1946 में। इन दोनों ने और ये दोनों जो ट्रायल्स और रेटिंग्स हुई हैं, इनमें भारी बवाल भी हुआ था, वायलेंस भी हुआ है और इनको दबाया नहीं जा सका। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई थी ब्रिटिश के दिमाग में कि अब जो भी आंदोलन होंगे, उनको कोई संभावना नहीं है कि उनको दबाया जा सके। द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट ए सेटलमेंट वाज़ नेसेसरी फॉर बरिंग द घोस्ट ऑफ ए मास मूवमेंट एंड फॉर अ गुड फ्यूचर ऑफ इंडो ब्रिटिश रिलेशंस। साथ-साथ में ब्रिटिश को ये भी समझ में आ गया था कि अब जो सेटलमेंट है वही ज़रूरी है, किसके लिए? जो कोई भी, जिससे कि कोई मास मूवमेंट ना हो जाए और इंडो ब्रिटिश रिलेशंस आगे फ्यूचर में बने रहें, क्योंकि इंडो को यानी कि इंडिया को ये कॉमनवेल्थ नेशंस में रखना चाह रहे थे। तो ये मेजर पॉइंट्स है मेंस के पर्पस से कि आखिर कैबिनेट मिशन प्लान क्यों आया, इन सब की वजह से ये। अब हम डिस्कस करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत में क्या उस समय चल रहा था कैबिनेट मिशन प्लान के आने से पहले। आईएनसी की क्या डिमांड थी, मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी या फिर अंग्रेज क्या सोच रहे थे। तो जनवरी 1946 में डिसीजन टू सेंड कैबिनेट मिशन वाज टेकन। कब ये डिसीजन लिया गया? जनवरी 1946 में, क्योंकि हमें पता ही है कि जून 1945 में लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी। तो कैबिनेट मिशन प्लान को नए वर्ष 1946 में ये डिस्कस किया गया कि हम एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजेंगे, किसके लिए? जो कि संविधान निर्माण करने का प्रयास करेगा। अब हुआ ये, एएनसी यानी कि कांग्रेस की डिमांड ये थी, कांग्रेस उस समय ये चाह रही थी कि जो ट्रांसफर है ना पावर का, वो एक सेंटर, एक ही केंद्र को किया जाए, एक ही यूनियन को किया जाए। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ डिमांड टू बी रिज़ॉल्व। तो फिर क्वेश्चन आता है कि माइनॉरिटीज़ की डिमांड कैसे सॉल्व होगी? तो कांग्रेस का ये मानना था कि माइनॉरिटी डिमांड को सॉल्व कैसे किया जाएगा? ऑटोनॉमी टू सेल्फ डिटरमिनेशन इन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जहाँ पर उनकी मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ पर उनको उनको ऑटोनॉमी दिया जा सकता है या फिर सेल्फ डिटरमिनेशन का राइट दिया जा सकता है या फिर और सेक्सेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन, या फिर ये अधिकार दिया जा सकता है कि ठीक है वो इंडियन यूनियन से अलग हो जाएँ, ठीक है? बट ओनली आफ्टर द ब्रिटिश रेस्ट। लेकिन ये सब तभी होगा जब ब्रिटिश पहले भारत छोड़ के चले जाएँ। बात समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज़ की डिमांड को कांग्रेस ने कहा था या तो ऑटोनॉमी से लेकर सेल्फ डिटरमिनेशन का राइट हम दे सकते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को, या फिर हम ये भी राइट दे सकते हैं कि सेक्सेशन का अधिकार, कि वो अलग हो सकते हैं। सेक्सेशन मतलब पृथक का अधिकार, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि अलग होकर एक नया देश बना लो, इसका अधिकार नहीं, वो अलग हो सकते हैं। लेकिन ये सब कब होगा? सिर्फ़ इसी शर्त पर जब ब्रिटिश भारत को छोड़ के चले जाएँ। दूसरा, तो ये तो कांग्रेस की डिमांड हो गई। अब ब्रिटिश की कोशिश क्या हुआ उससे पहले, यानी कि नेशनल उसका कैबिनेट मिशन आने से पहले, ब्रिटिश भी ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनाइटेड और फ्रेंडली इंडिया बना रहे। आखिर ब्रिटिश यूनाइटेड क्यों क्यों चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, क्योंकि उनको कॉमनवेल्थ के हितों की रक्षा करनी है। अगर इंडिया जितना यूनाइट रहेगा, उतना बड़ा नेशन रहेगा, जितना बड़ा नेशन रहेगा,
तो इंडियंस क्या कॉमनवेल्थ में एक मेजर पार्ट प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया डिवाइडेड इंडिया वुड लैक इन डिफेंस एंड वुड बी अ ब्लॉट ऑन ब्रिटिश डिप्लोमेसी। और अगर भारत डिवाइड हो जाता तो उसका जो डिफेंस है वो बहुत वीक रहता, अन्य चीजें भी भारत में वीक रहती यानी प्रॉब्लमेटिक रहता। तो इस तरीके से जब भी ब्रिटेन की डिप्लोमेसी की बात करी जाती उसके ऊपर ये एक धब्बा ही होता। लेकिन अंत में तो ये विभाजन हुआ ही और ब्रिटेन की डिप्लोमेसी पर ये धब्बा भी है। 15 मार्च 1946 की तारीख याद करिए, क्लीमेंट एटली ने एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट उस समय ब्रिटेन की मानसिकता या फिर उनके जो मंशा थी उसको दर्शा रहा था। इटली कह रहे थे कि थॉट माइंडफुल ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज कैन नॉट अलाउ ए माइनॉरिटी टू प्लेस देयर वीटो ऑन एडवांस ऑफ द मेजॉरिटी। वो कह रहा है कि मुझे माइनॉरिटीज के अधिकारों की भी भनक है, उनके बारे में भी सोचता हूँ, वो भी मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं ये अलाउ नहीं कर सकता कि कुछ जो माइनॉरिटी है वो अपनी वीटो मेजॉरिटी के ऊपर रख सकें। ये सीधा सा इंस्टेंस ये था कि हम सिर्फ माइनॉरिटीज की बात ही नहीं मानेंगे, अब समय है कि हमें मेजॉरिटी की भी बात देखनी पड़ेगी। अब ये जो स्टेंस था, अब तक जो मुस्लिम सॉरी जो थे ब्रिटिशर्स, अब तक जो माइनॉरिटीज की मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, अब उनके स्टांस में ये चेंज आ गया था। सीधी सी बात है, अब वो जाने का मन बना लिया था। और ये क्यों, उसका रीजन ये अभी आपको दिया है। मेंबर्स इन कैबिनेट प्लान, अब कैबिनेट मिशन प्लान में मेंबर्स कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। पैथिक जो लॉरेंस था ये सेक्रेटरी थे इंडिया के, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे प्रेसिडेंट थे और साथ साथ में बोर्ड ऑफ ट्रेड भी थे। एबी अलेक्जेंडर एडमिरलिटी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी था। ठीक है, एडमिरल एडमिरल का मतलब क्या होता है, नेवी से रिलेटेड होता है वर्ड। तो ए से एडमिरल्टी, ए से अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान में। साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता, ये तारीख याद रखिए, ठीक है ना। क्लीमेंट एटली की घोषणा 15 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आता 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन प्लान से जिन जिन लीडर्स ने डिस्कस किया है क्रिम से, तो एक बार यूपीएससी ने इनको क्वेश्चन पूछा था, तो हमने याद कर लिया नमाज। एन से नेहरू, एम से महात्मा गांधी, ए से आजाद और जे से जिन्ना। नमाज ने एक एक करके इंडियन लीडर्स जो थे नमाज, उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान से बातचीत करी। किसके बारे में बातचीत करी? ऑन द इश्यूज ऑफ, 2 चीजों पर डिस्कस हो रहा था। पहला डिस्कस हो रहा था इंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार है उसका गठन कैसे किया जाए, एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग फ्रीडम टू इंडिया। और उन सिद्धांतों या उन प्रक्रिया पर जिससे एक नया संविधान का निर्माण होगा और भारत को आज़ादी कैसे दी जाए। कहने का मतलब ये है कि तुरंत में तो अंतरिम सरकार का गठन करो और वो प्रक्रिया और जो प्रोसीजर्स हो सकते हैं, सिद्धांत हो सकते हैं, वो डिस्कस किए जाएं जिससे संविधान निर्माण हो, भारत को आज़ादी मिले। ठीक है, तो ये हो गया। 5 से 11 मई 1946 को ट्रिपरटाइट मीटिंग होती है शिमला में, मई में। ठीक है, मई में क्या होती है? मीटिंग। ट्रिपरटाइट मतलब है 3 पक्ष। कौन कौन से? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश। कांग्रेस की तरफ से गए थे नेहरू और पटेल, ठीक है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। मुस्लिम लीग की तरफ से गए हैं जिन्ना, इस्माइल खान, लियाकत अली खान। कांग्रेस ने अपनी इसी मीटिंग में इस बात की मतलब जोर शोर से कहा कि हमें एक यूनाइटेड इंडिया चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा, जिसमें कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे। यहाँ पर सीधी सी बात है, इस ट्रिपरटाइट मीटिंग में दोनों ने अपने अपने जो मशवरे थे बता दिए थे। मुस्लिम लीग कह रहे थे कि हमें सेपरेट नेशन चाहिए, लेकिन ये कह रहे थे कि हमें यूनाइटेड इंडिया चाहिए। आज़ादी तो चाहिए, अब सवाल आज़ादी का ना होकर ये था कि इंडिया यूनाइटेड होगा या फिर इंडिया डिवाइडेड मिलेगा। बातचीत खत्म हो गई, फॉल आउट यानी कि असफलता हाथ लगी और मिशन प्रपोज्ड इट्स ओन प्लान। पहली बात मिशन ने ये सोचा था कैबिनेट मिशन प्लान ने कि इन सबकी सहमति से कोई एक प्लान बनाएंगे, लेकिन जब दोनों की सहमति मिल ही नहीं पाई तो मिशन ने अपना प्लान प्रपोज किया। अब मिशन ने क्या क्या प्लान किया वो जरा देखते हैं। मिशन के प्लान का पहला पॉइंट ये है कि कैबिनेट मिशन प्लान कहती है उसने जो फुल फ्लैज पाकिस्तान था इसकी एक्सेप्टेंस मना कर दिया, इसको देने से मना कर दिया। याद रखना, क्रिप्स मिशन ने पार्सली पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, पार्शियली किया था, जबकि कैबिनेट मिशन प्लान ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान का आइडिया। क्या बोला था, क्यों क्यों रिजेक्ट कर दिया था? द पाकिस्तान जो फॉर्म्ड वुड आल्सो इंक्लूड अ लार्ज नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 38%। वो ये कह रहे थे आप जिन जिन पाकिस्तान के एरियाज को मांग कर रहे हैं, देखते हैं पाकिस्तान किन किन एरियाज को मांग कर रहे थे। एनडब्ल्यूएफपी प्रोविंसेस, पंजाब का, बलूचिस्तान का, सिंध का, बंगाल का। तो ये कह रहे थे कि भाई आप जिन जिन जिनको आप मुस्लिम मेजोरिटी बता रहे हैं, इनमें कुछ लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम भी, इनमें अच्छी खासी जनसंख्या नॉन मुस्लिम्स की है। जैसे कि एनडब्ल्यूएफपी में 38% नॉन मुस्लिम्स हैं और नॉर्थ ईस्ट में इस एरिया में लगभग 48% लोग कैसे हैं? नॉन मुस्लिम्स हैं। ठीक है ना, ये एक्सट्रीम्स पे एनडब्ल्यूएफपी और यहाँ पर
ये कह रहे थे नॉन मुस्लिम्स भी तो अधिक हैं, तो हम कैसे आपके इनको मुस्लिम मेजोरिटी एरिया मान के चले जाएं। दूसरा था, ये था द वेरी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वुड क्लेम सेपरेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल। हाँ, कि वो कह रहा है कि आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे पंजाब में और बंगाल में सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देना चाहिए, बट इट विल इम्पैक्ट द राइट ऑफ हिंदूज इन दोज स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर हिंदूज भी अच्छी खासी मात्रा में है। ठीक है, हिंदूज का और सिख के राइट भी तो है। और अगर आप यहाँ डिटर्मिनेशन का राइट पंजाब में हम देते हैं तो फिर यहाँ पर सिख्स भी अलग राज्य की मांग करने लग सकते हैं। यही कह रहे हैं, द वेरी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वुड क्लेम सेपरेशन ऑफ हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल एंड हिंदू सिख डोमिनेटेड वेस्ट पंजाब। ठीक है, इसके अलावा ये कहा गया कि वुड लीड टू रीजनल एनार्की, रीजनल लेवल पर एनार्की हो जाएगी। ठीक, उथल पथल होगी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होंगी। उदाहरण के तौर पे कम्युनिकेशन कैसे होगा बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, भाई क्योंकि ये कह रहे थे कि ये इसको ईस्टर्न पाकिस्तान बनाते, ये वेस्टर्न, तो ये बताओ ये वेस्टर्न से ईस्टर्न पाकिस्तान तुम जाओगे कहाँ से। तो बाद में ये भी डिसाइड हुआ कि यहाँ पे एक कॉरिडोर की का निर्माण कर देना चाहिए, तो ये चीजें हो रही थी वहां पे। अगला, द डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वुड बी डेंजरस, और अगर आपने आर्मी का डिवीजन किया तो ये खतरा होगा या खतरनाक साबित हो सकता था। राइट, इसके अलावा दूसरा, तो पहला तो ये हो गया कि रिजेक्शन ऑफ फुल फ्लैश, पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया जाता। क्यों किया गया, इसके हमने ये कारण पढ़ लिए, क्योंकि नॉन मुस्लिम से मेजोरिटी भी यहाँ पर थी। इसके अलावा अगर डिवीजन, अगर फुल फ्लैश पाकिस्तान दिया जाता है तो देयर वुड बी सेपरेट डिमांड फॉर इन द वेस्ट पंजाब विच वाज मेजरली सिख डोमिनेटेड इन द ईस्टर्न पंजाब। ठीक है, और यहाँ पर हिंदू डिमांड करने लगते एक अलग राज्य की। इसके अलावा रीजनल एनार्की होती, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रॉब्लम होती, और ये आर्म डिवीजन फोर्सेस भी डेंजरस हो सकता था। दूसरा, ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 3 सेक्शंस, ये कहा गया कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जो प्रांत हैं, उनको निश्चित तौर पर अवश्य ही 3 सेक्शन में बांट दिए जाए। पहला सेक्शन, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस थे, जैसे कि मद्रास, मुंबई, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार एंड उड़ीसा। बी और सी में मुस्लिम प्रोविंसेस थे। बी में कौन कौन था, पंजाब था और एनडब्ल्यूएफपी था। और सी में बंगाल और असम था। देखते हैं, बी में पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी ये वाला पार्ट था, सी में बंगाल और ये असम था। समझ में आ गया? ठीक है, अब हुआ ये है कि जब इसकी बात करी गई हिंदू मेजोरिटी ये प्रोविंसेस की, या फिर जो सेक्शंस 3 डिवाइड होगा, तो यहाँ पर जरा आप देखते हैं, आईएनसी का ये मानना था, कांग्रेस का ये मानना था कि जो ग्रुपिंग है ना, ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं कि ऐसे 3 ग्रुप ही बने। ठीक है, इस वजह से ये पाकिस्तान के विरुद्ध है, इससे पाकिस्तान नहीं बनेगा। जबकि मुस्लिम लीग का मानना था कि जो ग्रुपिंग है कंपलसरी है, और अगर एक बार ग्रुपिंग हो गई तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान निर्माण, ये 2 एरिया बनके पाकिस्तान बनेगा। हालांकि बाद में ये ब्रिटिशर्स ने क्लियर भी कर दिया था कि ग्रुपिंग्स कंपलसरी है। और कांग्रेस ने यह भी कहा कि जो ग्रुपिंग्स की आप बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि आपने अभी ये कैबिनेट मिशन प्लान वाले कहेंगे कि हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कंपलसरी कर दिया कि ये जितने भी प्रांत हैं इनको किसी ना किसी एक उसमें ग्रुप में होना ही है, तो फिर सीधी सी बात यही तो है, तो फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रही कहाँ। तो कांग्रेस का मानना था दैट द कंपलसरी ग्रुपिंग्स कंट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसके अलावा जब कैबिनेट मिशन प्लान ने ये क्लियर कर दिया कि ग्रुपिंग कंपलसरी ऑप्शनल नहीं है, तो मुस्लिम लीग ने ये सोचा कि अगर इस कंडीशन में अब आईएनसी जो है ये रिजेक्ट कर देगी इसको, कैबिनेट मिशन प्लान को, एंड देन कैबिनेट मिशन प्लान वुड इनवाइट देम टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट। और जब कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देगी तो फिर मुस्लिम लीग को न्योता न्योता मिल जाएगा, किसके लिए, कि इंटरिम सरकार बनाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आगे देखेंगे। तीसरा प्रोविजन इनका क्या था, 3 tier एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एट प्रोविंशियल सेक्शन एंड यूनियन लेवल। प्रोविंशियल लेवल पर, सेक्शन लेवल पर और यूनियन लेवल पर त्रिस्तरीय एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का निर्माण होना था। आगे देखते हैं, चौथा क्या था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाएगी, 389 सदस्य होंगे, 292 प्रोविंशियल असेंबली से होंगे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रोविंस से होंगे और 93 प्रिंसली स्टेट से होंगे। प्रिंसली यहाँ से लोग ये चुनकर आएंगे, इससे प्रोविंशियल असेंबली से तो चुनकर आएंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट से सब अपॉइंट होकर आएंगे। और इसी चीज को ऑब्जेक्शन किया था कांग्रेस ने कि ये चुन के नहीं आना चाहिए, इनको भी जो रजवाड़े हैं, प्रिंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट से भी इलेक्ट होकर आना चाहिए सदस्यों को। अगला था, इन दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेंबर्स ऑफ 3 ग्रुप्स, ये कहा गया था कि जो आपने जो 3 ग्रुप्स बताए हैं ना, ये क्या करेंगे, पहले क्या होगा, एक ग्रुप के सदस्य ये अलग, ये तीनों पहले अलग अलग बैठेंगे। बात समझ में आ गया? और ये अपने अपने मतलब तीनों ग्रुप्स अलग बैठेंगे और फिर ये क्या करेंगे,
पहले तो क्या होगा, जैसे मद्रास प्रोविंसेस से आया है तो ये मद्रास के लिए पहले बनाएंगे क्या, संविधान। मुंबई वाले मुंबई के लिए, असम वाले असम के लिए, यानी कि फर्स्ट दे वुड सेपरेटली फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर प्रोविंसेस। इसके बाद ये सेक्शन वाइज भी बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ये प्रोविंसेस वाइज बनाएंगे, फिर सेक्शंस वाइज बनाएंगे, और फिर अंत में ये तीनों से, ये मतलब तीनों सेक्शन बैठ के फिर संविधान बनाएंगे। ऐसे संविधान का निर्माण होना था, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। इसके बाद गवर्नेंस के प्रोविजन क्या रखे उन्होंने, उन्होंने कहा कि एक सेंटर होगा जो कि कंट्रोल करेगा डिफेंस को, कम्युनिकेशन को और एक्सटर्नल अफेयर्स को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड चीजों की। कम्युनल जो क्वेश्चंस होगा वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में निपटाया जाएगा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, बोथ कम्युनिटीज की उपस्थिति और वोटिंग के द्वारा। ठीक है, प्रोविंसेस वर टू हैव फुल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को पूरी ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, और रेसिडुअल पावर्स भी किसको दे दी, इसने प्रोविंसेस को दी है, जो कि डिमांड कर रही थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग हमेशा से डिमांड कर रही थी कि प्रोविंसेस को ये पावर दी जानी चाहिए। तो कांग्रेस ने यही कहा कि जब एक तरफ आप प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कंपलसरी प्रोविजन की भी बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। प्रिंसली स्टेट्स को कह रहे हैं कि अब वो पैरा गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पैरामाउंसी के अंदर नहीं रहेंगे, वो चाहेंगे तो वो फ्री होंगे, वो किसी भी एग्रीमेंट, किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं विद सक्सेसर गवर्नमेंट्स और द ब्रिटिश गवर्नमेंट। चाहे वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रह सकते हैं या फिर जो सरकार बनेगी उसके अंतर्गत समझौता कर सकते हैं। फिर ये कहा गया कि आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ प्रोविंसेस वाज टू बी फ्री टू कम आउट ऑफ अ ग्रुप, एंड लेटर 10 years ऑफ प्रोविंसेस वाज टू बी फ्री टू कॉल फॉर ए रिकंसिडरेशन ऑफ द ग्रुप और द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये कह रहे थे, जरा ये समझते हैं कि जैसे ही जो ग्रुपिंग्स करी है ना, वो कह रहा है कि जब पहला इलेक्शंस हो जाएगा, ठीक है, तो ये जैसे कोई अगर मान लो ये प्रोविंसेस चाहे ले बिहार, तो ये अपने इस ग्रुप से बाहर भी आ सकता है, लेकिन पहले इलेक्शंस के बाद। और 10 साल के बाद ये दूसरी ग्रुपिंग्स में भी जा सकता है, इस वाले सेक्शन में जुड़ सकता है, इस वाले सेक्शन में जुड़ सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कह रहे थे कि फर्स्ट इलेक्शन के बाद ये अपने ग्रुपिंग्स से बाहर आ सकते हैं। दे कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम ग्रुपिंग्स आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन, एंड आफ्टर 10 years दे कैन ज्वाइन अनदर सेक्शन। ये बात कही गई थी। तो कांग्रेस ने ये कहा था कि ये जो आज़ादी है, इस चीज की जो आप आज़ादी दे रहे हो कि 10 साल के बाद ये ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया कि उन्हें इस ग्रुपिंग से बाहर आने के लिए फर्स्ट जनरल इलेक्शंस का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें ये आज़ादी ही होनी चाहिए कि शुरुआत से ही आज़ादी हो कि वो चाहे जुड़े चाहे तो ना जुड़े। Provinces should not wait till general elections to come out of groupings. They should have the options to not join groupings. ठीक है, क्योंकि अब आईएनसी बार बार ग्रुपिंग्स की बात को फेवर क्यों नहीं कर रही थी, ग्रुपिंग्स के खिलाफ क्यों थे, क्योंकि ये कह रहे थे आईएनसी हैड गवर्नमेंट इन एनडब्ल्यूएफपी एंड असम, क्योंकि जो इलेक्शंस हुए थे वहां पे एनडब्ल्यू और असम पे गवर्नमेंट की किसी कांग्रेस की। तो ये क्योंकि उनकी सरकार है, तो सीधी सी बात है, सरकार अगर ये ऑप्शंस दे दिया जाए कि ग्रुपिंग्स में ऐड नहीं होना है, तो फिर जो असम है और एनडब्ल्यूएफपी है, ये कोई ग्रुपिंग्स में जोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, और जब ये कोई किसी ग्रुपिंग में जोड़ेंगे नहीं, तो फिर पाकिस्तान पूरा का पूरा नहीं जाएगा, कम से कम हिस्सा पाकिस्तान के पास जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो कांग्रेस है वो एनडब्ल्यूएफपी और असम को लेकर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वहां पर इनकी सरकार थी। ये सब तो थे लॉन्ग टर्म के स्टेप, लेकिन इमीडिएट स्टेप क्या होना था, जब तक एक इंटरिम सरकार बनानी जानी थी, ठीक है, जो कि निर्माण करती कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। उसमें 14 मेंबर होने थे, 6 उससे कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से और 3 माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होने थे। अब मुस्लिम लीग का मानना क्या था, मुस्लिम लीग ये सोच रही थी, ये जो कंपलसरी एग्जिस्टेंस असेंबलीज की बात है ना, आईएनसी कह रही थी कि ग्रुपिंग्स कंपलसरी नहीं है, मुस्लिम लीग कह रही कि ग्रुपिंग कंपलसरी है। बाद में जब इसने कैबिनेट मिशन ने प्लान ने क्लियर कर दिया कि नहीं ग्रुपिंग कंपलसरी है, तो मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि जो अब ये कांग्रेस है ना, अब ये इस मिशन प्लान को रिजेक्ट कर देगी, और जब ये मिशन प्लान को रिजेक्ट कर देगी तो फिर उनको बुलाया जाएगा कि वो इंटरिम सरकार बना दे। लेकिन हुआ ये, पासा क्या पलट गया कि जब सरकार ने कहा कि ग्रुपिंग्स कंपलसरी है, तब भी जो कांग्रेस है उसे अब ये पता था कि निश्चित तौर पर हम पाकिस्तान बनाने की तरफ तो बढ़ रहे हैं, तब भी कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट नहीं किया। और जब इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट नहीं किया, तो सीधी सी ये बात थी, हुआ ये कि 6 जून को तो मुस्लिम लीग ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, और भाई कांग्रेस ने थोड़ा समय लिया, कांग्रेस बाद में करेगी, क्यों, क्योंकि कांग्रेस को कॉन्टेम्पलेट करना था, उसमें समझना था कि क्या ये जो ग्रुपिंग्स के साथ हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो कांग्रेस ने थोड़ा टाइम लगाया, तो 6 को 24, 6 24, ठीक है, 6 जून 6 को एक्सेप्ट किया था प्लान ने, किसने, इसने, और 24 जून को
आईएनसी ने अभी प्लान एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे कांग्रेस ने प्लान एक्सेप्ट किया, ये मुस्लिम लीग के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और जब आईएनसी ने प्लान को एक्सेप्ट कर लिया तो सीधी सी बात ये थी कि अब मुस्लिम, अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि विधानसभा के लिए इलेक्शन होने थे, ये जुलाई 1946 में इलेक्शन हो जाते हैं प्रांतों में, संविधान सभा का निर्माण होता है। लेकिन लेकिन 10 जुलाई 1946 को नेहरू का जो स्टेटमेंट है वो जरा हमें समझना पड़ेगा कि आखिर नेहरू ने क्यों इस प्लान को एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट बाउंड बाय ए सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंप्लाइंग दैट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज सॉवरेन एंड वुड डिसाइड द रूल्स ऑफ द फ्यूचर। वो ये कह रहे हैं हम और किसी भी चीज से नहीं बंधे, हमें सिर्फ एक चीज ये पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भाग लेने का निर्णय लिया है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि ये बात इसमें निहित है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी है और आगे की जो भी चीजें होंगी, वो जो भी रूल्स बनेंगे, वो सब असेंबली ही डिसाइड करेगा। तो नेहरू जी को दिमाग में ये था। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आखिर कांग्रेस ने इस समय में ये प्लान एक्सेप्ट क्यों कर लिया जबकि ग्रुपिंग्स कंपलसरी हो गई थी। अब कहने का मतलब है रोड मैप फॉर पाकिस्तान लगभग लगभग क्लियर हो रहा था, लेकिन फिर वो नेहरू को ये लग रहा था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में चले गए तो फिर हम यहाँ से कायदे से नियम कायदा कानून बना के चीजें कुछ ना कुछ बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जाने का निर्णय ही ना लिया तो फिर सारी की सारी पावर तो मुस्लिम लीग के हाथ में आ जाएगी, मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाएगी और अपने मन माफिक चीजें करेंगी। बात समझ में आ गया। और नेहरू आगे क्या कहते हैं कि द बिग प्रोबेबिलिटी इज दैट देयर वुड बी नो ग्रुपिंग एस एनडब्ल्यूएफपी एंड असम वुड हैव ऑब्जेक्शंस फॉर टू जॉइनिंग सेक्शंस बी एंड सी। वो कह रहे हैं कि ये बड़ी संभावना है कि जो एनडब्ल्यूएफपी और जो असम है वो ग्रुपिंग्स के साथ में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन होगा सेक्शन बी और सी को ज्वाइन करने में। ठीक है। 22 जुलाई को वायसरॉय ने प्रपोज किया अंतरिम सरकार बनाने के लिए। ठीक है। और जैसे ये प्रपोज किया तो मुर्ची लग जाती है मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुस्लिम लीग तो इसी चक्कर में थी कि कांग्रेस ये मिशन का जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट ना करे और हमें इनविटेशन करे। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने देखा कि कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, इलेक्शंस में भी भाग ले रही है और अंतरिम सरकार का जो न्योता है ये भी इसको कांग्रेस को मिला है, तो फिर मुस्लिम लीग ने अपनी जो एक्सेप्टेंस थी वो विड्रॉ कर ली। 29 जुलाई को ये उस प्लान से बाहर हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान से। और इन रिस्पॉन्स टू नेहरूज स्टेटमेंट एंड गेव अ कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम 16 अगस्त टू अचीव पाकिस्तान। तो इनको ये समझ में आ गया था कि अब ऐसे हमें पाकिस्तान नहीं मिलना है। तो लीग ने 29 जुलाई को अपने पैर वापस खींच लिए और ये कहा कि अब हमें ऐसे नहीं मिलेगा तो हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, यानी कि मारकाट करने की बात ये कर रहे हैं। तो लीग शामिल कब हुई? 6 जून को। भागे कब गई? 29 जुलाई को वापस हो गए। ठीक है। अब सीधी सी बात ये, इसी समय गांधी जी ने ये कहा था कि मुस्लिम लीग ने ये जो ये मतलब तरीका अपनाया है ना कि पहले इसमें भाग शामिल हो जाओ फिर इससे भाग जाओ, ये बोले मौके पे चौका मारा है इन्होंने। 12 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया गया इंतरिम सरकार बनाने के लिए। इनका डेट लाइन याद रखना है आपको। जब 12 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया गया तो ठीक 4 दिन के बाद यानी कि 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब था जो हिंदू मिले मारो काटो, भीषण नरसंहार हुआ। 2 सितंबर 1946 को इंतरिम सरकार का गठन होता है और 26 अक्टूबर 1946 को बैबिल चोरी चुपके मुस्लिम लीग को मना के इंतरिम सरकार में ले आता है। तो अब जरा देखना, 6 जून को ये शामिल हुए थे, 29 जुलाई को भाग गए थे और 26 अक्टूबर 27-28 दिन के बाद ये सॉरी 2 महीने के बाद ये फिर से आ गए। तो 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग की एंट्री होती है। ये तो छी की बात है ना कि वापस आ जाते हैं। अब इतना याद रखना कि मुस्लिम लीग इसमें आई तो थी, लेकिन ये किन शर्तों पर आई थी? मुस्लिम लीग ने अपने डायरेक्ट एक्शन का त्याग नहीं किया था, जो मारकाट कर रहे थे ये भी बंद नहीं किया। डेस्पाइट इट्स रिजेक्शन ऑफ द कैबिनेट मिशन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान। और साथ में इन्होंने ये भी याद रखना कि डायरेक्ट एक्शन तो इन्होंने बंद किया ही नहीं था, साथ में ये कैबिनेट मिशन प्लान का जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान थे इनको भी रिजेक्ट किया हुआ था। एंड डिस्पाइट इंसिस्टेंस ऑन कंपलसरी ग्रुपिंग, और उनकी ये भी जिद थी कि ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी ही होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें क्लियर करके अंग्रेजों को ये अब जो मंशा दिख रही थी कि अब ये पाकिस्तान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गांधी नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, जो कि बाद में हमारी प्रियम्बल में इसको दर्शाया जाता है। और फरवरी 1947 में 9 आईएनसी के मेंबर्स ने वॉइसरॉय को लिखा रेसिग्नेशन ऑफ लीग की जो लीग है मुस्लिम लीग, इनको रिजाइन मांगा जाए एंड थ्रेटन टू विड्रॉल देयर ओन नॉमिनेशन। अगर लीग का आपने रेसिग्नेशन नहीं दिया तो फिर हम सब लोग रिजाइन करके चले जाएंगे। ऐसा क्यों था?
क्योंकि जब 26 अक्टूबर 1946 को बेबेल मुस्लिम लीग को चोरी चुपके पिछले दरवाजे से मुस्लिम इसमें संविधान सभा में लेकर आए, तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाया गया? लियाकत अली को। तो लियाकत अली जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो हर चीज़ को चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो ये कोई बजट ही पास नहीं कर रहे थे, यानी कि अड़दंगा पैदा कर रहे थे कांग्रेस के काम में। तब कांग्रेस वालों ने फरवरी 1947 में धमकी दी थी इसको अ, उसको बेबल को कि अब मुस्लिम लीग का या तो रेजिग्नेशन आप करवा दो या फिर हम रिजाइन कर देंगे। और इसी समय सरदार पटेल ने लियाकत अली की हरकतों से, मुस्लिम लीग की हरकतों से तंग आकर कहा था, नाउ वेदर जिन्ना वांट्स डिवीजन और नॉट बट वी वांट। अब जिन्ना को ये विभाजन चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, लेकिन हमें चाहिए क्योंकि हम थक चुके हैं। ठीक है? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, वो अभी हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो भी अब आप वीडियो देखें, अगर आप अभी देख रहे हैं तो लगे हाथ अगला ही वीडियो देखना, तब आपको रियल एसेंस समझ में आएगा। मतलब तुरंत ही देखें, वेट नहीं करें कि अब 2 घंटे 4 घंटे बाद। मैं आमतौर पर इस प्रकार से नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो का रीच बढ़ेगा, वो आप नहीं भी देखो। बट एक्चुअल आप देखोगे तब आप समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक फ्लो बना है ना, तारीख बाई तारीख। तो अब ऐसा ही नहीं लग रहा कि एकदम से हम आज़ाद ही होने वाले हैं। तो वो सेंस के साथ देखेंगे तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। थैंक यू।